दोस्तों, जिस तरीके से हमारी पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है उस तरीके से हमें फ्रेश वाटर की, फूड की और एनर्जी की डिमांड बहुत ज़्यादा हाई होने वाली है। और उस डिमांड को कवर करने के लिए हमें टेक्नोलॉजी के नए नए सोर्सेज को देखना होगा। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे किस तरीके से सोलर प्लस फार्मिंग, सोलर प्लस एग्रीकल्चर को, फूड प्लस टेक्नोलॉजी को ऐड करके किस तरीके से हम अपनी ज़मीन के अंदर सोलर के थ्रू, रिन्यूएबल एनर्जी के थ्रू एनर्जी को तो प्रोड्यूस कर ही सकते हैं और साथ साथ उसी एरिया में हम अपनी फसल को उगाकर, फार्मिंग को करके हम किसान बहुत ज़्यादा मुनाफा, डबल मुनाफा, एक तीर से दो शिकार कर सकता है। तो इस वीडियो के अंदर हम जानते हैं दोस्तों, जिस तरीके से फूड की ज़रूरत, जिस तरीके से वाटर की ज़रूरत, आने वाले टाइम में एआई का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ जाएगा, आने वाले टाइम में ऑटोमेशन का इतना ज़्यादा यूज़ बढ़ जाएगा, जिसके अंदर एनर्जी की डिमांड, इलेक्ट्रिक गाड़ियों में एनर्जी की डिमांड बढ़ जाएगी। तो हमें रिन्यूएबल एनर्जी का सोर्स सोलर तो ढूंढ लिया है। और इस सोर्स के बारे में अगर हम बात करें तो आज की डेट में इंडिया के अंदर जो ट्रेडिशनल सोलर पार्क लग रहे हैं, जो ट्रेडिशनल सोलर प्लांट लग रहे हैं, उसके अंदर अगर हम बात करें 1 मेगावाट प्लांट लगाने के लिए तो 3 से 3.5 एकड़ लैंड की ज़रूरत होती है। इसी तरीके से 2 मेगावाट का प्लांट लगाएं तो 7 एकड़ लैंड की ज़रूरत पड़ती है। और अधिकतर हमने ये देखा है कि कई बार ज़मीन अवेलेबल, सब स्टेशन के पास ज़मीन अवेलेबल ना होने की वजह से हमें जो उपजाऊ ज़मीन है उसके ऊपर सोलर पैनल लगाने पड़ते हैं। और उपजाऊ ज़मीन, उपजाऊ खेती के ऊपर जब हम सोलर पैनल लगाते हैं तो 25 साल के लिए उस ज़मीन के ऊपर हम किसी तरह की कोई खेती नहीं कर पाते। केवल सोलर की वजह से जो हमारी एनर्जी की डिमांड हम पूरी कर पाते हैं, और वो पीपीए मोड के ऊपर, पावर परचेज एग्रीमेंट के ऊपर, हम वहाँ की लोकल गवर्नमेंट को, वहाँ का जो हमारा डिस्कॉम डिवीजन है उसको हम 3 रुपये 11 पैसे से लेकर 3 रुपये 75 पैसे तक जो एलओए हमें अवार्डेड होता है उस पर हम अपनी बिजली को सेल, उस पर वो फार्मर, डेवलपर या बिजनेसमैन उस बिजली को सेल कर पाता है। दोस्तों, इसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है कि जिस जगह पर, जिस फार्म के अंदर हम सोलर पैनल को इंस्टॉल करते हैं उस ज़मीन की उपजाऊ क्षमता होते हुए भी हम उसके ऊपर अपनी खेती नहीं कर पाते। इस वीडियो में हम यह जानेंगे कि आने वाले टाइम में जर्मनी की एक इंस्टीट्यूट ने ऐसी टेक्नोलॉजी को डेवलप किया है जिसके अंदर हम सोलर के थ्रू अपनी बिजली तो बना ही सकते हैं और उसी फार्म के अंदर, उसी लैंड के अंदर हम अपने पशुओं को, हम अपने एनिमल्स को, पालतू पशुओं को उसमें पाल सकते हैं और उसके साथ साथ उसी एरिया के अंदर हम खेती भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं कि जो सोलर के ट्रेडिशनल सोलर पार्क हैं उनके अंदर अगर हम खेती करना चाहें तो वहाँ किस तरीके से हम खेती नहीं कर सकते और किस तरीके से हम उस फार्म की डेवलपमेंट करके, उस फार्म की इंस्टॉलेशन के जो तरीके हैं उनको बदल के हम वहाँ खेती भी कर सकते हैं और किस टाइप की प्लांट्स को हम वहाँ उगा सकते हैं। तो दोस्तों, हमारे जो ट्रेडिशनल सोलर पार्क हैं उसके अंदर आपने देखा होगा कि हम सोलर टेबल्स जो हैं, जो हमारे एरेज हैं, उनके अंदर हम स्पेस काफ़ी कम रखते हैं क्योंकि हमें कम स्पेस में मैक्सिमम सोलर पैनल लगा के, मैक्सिमम एफिशिएंसी के सोलर पैनल लगा के, मैक्सिमम आउटपुट, मैक्सिमम हमें बिजली बना के हमारे डिस्कॉम डिवीज़न को सप्लाई करनी होती है। तो दोस्तों, कम एकड़ में हम ज़्यादा बिजली तभी हम बना पाते हैं। अगर हम उनके बीच में स्पेसिंग को बढ़ा देंगे, हमारी एनर्जी प्रोडक्शन तो उतनी ही रहेगी, लेकिन हमें अगर खेती करनी है तो हमें उनके बीच में स्पेस को बढ़ाना होगा। अगर हम स्पेस को बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर हमें ज़्यादा एरिया में हम सोलर की प्रोडक्शन हमारी कम हो जाएगी और साथ साथ हम खेती तो लेकिन उसके अंदर कर पाएंगे, लेकिन हमारे लिए सबसे बड़ा चैलेंज ये होगा कि जिस पर्पज़ के लिए, जो हमने मेन बेनिफिट के लिए, रिन्यूएबल एनर्जी के लिए जो सोलर पार्क को डेवलप किया था, स्पेस ज़्यादा होने की वजह से हम उसके अंदर, हमारी उतने एरिया के अंदर उतनी बिजली नहीं बना पाए। जो स्पेस है उसके अंदर हम आराम से, हमारा हल जोतना है या हमें कटाई करनी है फसल की, हम आसानी से कर सकते हैं। लेकिन हमें ये सोचना होगा दोस्तों कि किस तरह के प्लांट वहाँ हमें डेवलप करने होंगे। ज़्यादा हाइट वाले प्लांट को हम वहाँ नहीं लगा सकते क्योंकि अगर हमने ज़्यादा हाइट के प्लांट की खेती वहाँ कर दी तो उनकी जो शेडो है वो भी बाइफेशियल पैनल के ऊपर डल के, जिस तरीके से हमने इंक्लाइंड पैनल की बात की थी, हमने ट्रेडिशनल सोलर पैनल जो इंक्लाइंड तरीके से लगते हैं उनके बीच में स्पेसिंग दे के सोलर पैनल की बात की थी, इसी तरीके से बाइफेशियल पैनल में भी जब हम ज़्यादा हाइट के प्लांट को ग्रो कर देंगे तो उस प्लांट की शेडो जो है वो पैनल के ऊपर जाकर लगेगी, जिसकी वजह से हमारी जो एनर्जी की प्रोडक्शन है वो हमारी कम हो जाएगी और डे बाय डे हमारी जो पीपीए मोड के अंदर जो बिजली सरकार को जानी चाहिए वो कम हो जाएगी। इसके अलावा एक और अल्टरनेटिव सोर्स की अगर हम बात करें, दूसरा अल्टरनेटिव सोर्स ये है कि हम एक्यूमुलेटर की यूज़ करके, हम बेरिंग्स का यूज़ करके, हम सन ट्रैकर्स का यूज़ करके
पैनल को अलग अलग सन की डायरेक्शन में घुमाकर हम उसके नीचे भी प्लांट की, उसके नीचे भी हम फार्मिंग सोलर के लिए कर सकते हैं। लेकिन उसमें सबसे बड़ा नेगेटिव पॉइंट ये है दोस्तों, जब हम सन ट्रैकर को यूज करते हैं या इस तरीके से एक्यूमुलेटर को यूज करते हैं तो उसके अंदर मशीन का मैकेनिज्म होने की वजह से उसकी इंस्टॉलेशन कॉस्ट भी बढ़ जाती है, और जो उसकी रनिंग कॉस्ट है, जो मेंटेनेंस कॉस्ट है सन ट्रैकर लगाने की वजह से, और उसकी मेंटेनेंस है और उसकी कॉस्टिंग बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। लेकिन आप ये देखेंगे कि अल्टरनेटिव तरीके से जब सन की डायरेक्शन और जब जिस तरीके से सोलर पैनल उसी सन की डायरेक्शन में घूमता है, तो वहाँ हम नीचे का जो एरिया है, जो हमारी फर्टिलाइल ज़मीन जो है, जिसके अंदर उपजाऊ ज़मीन है, उसके अंदर हम प्लांट की ग्रोथ कर सकते हैं, उसके अंदर हम खेती भी कर सकते हैं। अब हम जानते हैं दोस्तों कि प्लांट को हम दो टाइप से डिवाइड कर सकते हैं। अगर हम किसी टाइप की खेती करना चाहते हैं, हर्बल खेती करना चाहते हैं, तो हम दो टाइप के प्लांट में हम खेती को डिवाइड करते हैं। एक प्लांट तो ये होते हैं जो हमारे हाइट वाले, साइज वाले प्लांट होते हैं, और दूसरे प्लांट ये होते हैं जो नॉन शेडिड प्लांट होते हैं, या शेडिड प्लांट और नॉन शेडिड प्लांट, दो कैटेगरी में हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। जो शेडिड प्लांट होते हैं दोस्तों, उसके अंदर जरूरी नहीं है कि उसको सनलाइट रेगुलर तरीके से हम सप्लाई करें। अगर हम उनको रेगुलर तरीके से सनलाइट नहीं भी सप्लाई करते हैं तो भी वो प्लांट अपने आप में ग्रोथ कर पाते हैं। कई बार हमने देखा है छायादार पौधे हम अपने घर पर लगाते हैं और उनको किसी टाइप की धूप की जरूरत नहीं होती। अगर हम ज़्यादा धूप में उनको रख देते हैं तो वो हीट बर्न्ट हो जाते हैं, फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर आकर वो अपने आप जलने लग जाते हैं। तो इस तरह के प्लांट की प्रोडक्शन, इस तरह की खेती, इस तरह की फ्रूट की प्रोडक्शन, इस तरह की वेजिटेबल की प्रोडक्शन हम इस सोलर फार्मिंग कॉन्सेप्ट के अंदर कर सकते हैं। दूसरा ये दोस्तों, दूसरे प्लांट जो होते हैं वो हाई साइज्ड वाले प्लांट होते हैं, बिग साइज प्लांट जिनको हम कहते हैं, जिनको डायरेक्ट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत होती है। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत होने की वजह से उनको CO2 कार्बन डाइऑक्साइड की ज़रूरत होती है, उनको वाटर और एयर की ज़रूरत होती है। वाटर और एयर जब उनको सप्लाई किया जाता है तो वो अपनी ग्रोथ अपने आप कर पाते हैं। फोटोसिंथेसिस प्रोसेस, हम साइंस का प्रोसेस काफ़ी बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। इस प्रोसेस के अंदर ये होता है दोस्तों, जब उसको रेगुलर तरीके से सनलाइट, उसको CO2, एयर और वाटर उसको मिलता है तो प्लांट अपने आप उसको ग्रोथ करता है। जब कई बार हमारे लिए बेनिफिट की चीज़ ये भी है, कई बार उसको जब फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के अंदर सनलाइट नहीं मिल पाती तो वो पौधा जो है, वो प्लांट जो है, वो बायोमास में अपने आप कन्वर्ट होने लग जाता है। बायोमास में कन्वर्ट होने के बाद वो वाटर को इवेपोरेट करने के बाद वो अपने ग्रोथ को अपने आप मेंटेन भी कर लेता है, जो कि सोलर फार्मिंग के लिए सबसे बेस्ट है। हमने पानी भी बचा लिया, हमने उस एरिया का टेम्परेचर भी बचा लिया, उस एरिया में ऐसा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस का पौधा लगा लिया जो अपने आप अपनी ग्रोथ करना जानता है, और जो कि पैनल के नीचे के एरिया का टेम्परेचर कम कर देगा, जिसकी वजह से फार्मर उसके अंदर घूम के अपने आप खेती कर सकते हैं। कम टेम्परेचर में फार्मर की जो एफिशिएंसी है वो भी बढ़ जाएगी, और उसके साथ साथ सोलर का मैकेनिज्म आपको पता है, पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया है, पिछले लास्ट के 10 वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि सोलर जो है वो हाई टेम्परेचर पर कम काम करने लग जाते हैं, जिसके लिए हमें टेम्परेचर कई बार मेंटेन करने की ज़रूरत होती है, और पैनल की रेगुलर सफाई की और वाटर सप्लाई की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इसके लिए सबसे बेनिफिट क्या होगा, अगर हम बात करें, जर्मनी की एक कंपनी ने इसके रिसर्च के लिए करीब 6 एकड़ में एक फार्म लगाया है, और उसके साथ साथ उसके ऊपर सोलर पैनल की इंस्टॉलेशन भी की है। 2 एकड़ उन्होंने जो ट्रेडिशनल फार्मिंग होती है, जिसके अंदर किसी टाइप का कोई सोलर पैनल नहीं यूज़ किया, उसके अंदर भी अलग से उस वेजिटेबल की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उस फ्रूट की क्वालिटी को चेक करने के लिए, उस 2 एकड़ में भी उन्होंने फ्रूट वहाँ भी लगाए हैं ट्रेडिशनल फार्मिंग के अंदर। और उन्होंने सोलर प्लस फार्मिंग के अंदर जो 6 एकड़ का पार्ट है, उसके अंदर रसभरी की खेती, जो इंडिया में भी बहुत पॉपुलर है, वो भी उन्होंने उसके अंदर करने की कोशिश की है। तो दोस्तों, इसके रिजल्ट सुनकर आप हैरान रह जाएंगे। जो 6 एकड़ के अंदर उन्होंने रसभरी की फार्मिंग की है, उस रसभरी की जो टेस्ट है वो शेडिड प्लांट माना जाता है, उसको रेगुलर फोटोसिंथेसिस प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती, उसको रेगुलर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती। उस रसभरी के प्लांट को आप कई बार देखेंगे, मशरूम की खेती को आप कई बार देखेंगे, तो उसको प्लास्टिक की टनल्स के अंदर कवर किया जाता है, और उसको रेगुलर सनलाइट की ज़रूरत नहीं होती, और उसको ज़्यादा हायर जो एयर चल रही है, एयर का जो प्रेशर है, जो कई बार आंधी तूफान आते हैं, उससे भी वो डैमेज होने का खतरा रहता है। और जो प्लास्टिक की टनल जो फार्मर डेवलप करता है, जो 2 एकड़ में जर्मनी की कंपनी ने वो डेवलप की है, वो कई बार ज़्यादा तेज़ हवा से, आंधी तूफान से वो डैमेज होने का भी खतरा रहता है। और वो डैमेज के साथ साथ उसके अंदर जो हमारी
फसल है, जो उसके अंदर हम कह सकते हैं कि जो हमने वेजिटेबल को लगाया है वो भी हमारी ख़राब होने का खतरा रहता है और उसके मार्केट प्राइस हमें नहीं मिल पाती। इसीलिए उसको सोलर के जो अल्टरनेटिव टेबल्स हैं, टेबल्स के नीचे इस जो वेजिटेबल को डेवलप किया गया है, जो कि हम रसबेरी बोलते हैं इंडिया के अंदर, या फ्रूट भी कह सकते हैं आप, उस फ्रूट को, मशरूम को डेवलप किया गया है और उसको डेवलप करने के लिए उसको अल्टरनेटिव टेबल्स के नीचे रखा गया है, जिसकी वजह से हमें पता है हमारे सोलर पैनल जो हैं वो साउथ माउंटेड होते हैं, 20 to 25 डिग्री एंगल पर हमारे पैनल्स माउंटेड होते हैं। लेकिन जो ईस्ट और वेस्ट की जो सनलाइट है वो जितनी उसको ज़रूरत है वो उसको मिलती गई, और 6 एकड़ में जो उन्होंने रसबेरी का खेती की, जो मशरूम की खेती की, आप सोचकर हैरान रह जाएंगे कि जर्मनी की कंपनी ने देखा कि जो 2 एकड़ में ट्रेडिशनल तरीके से फार्मिंग की है उससे भी अच्छा टेस्ट उस 6 एकड़ की सोलर फार्मिंग के अंदर जो उन्होंने रसबेरी की खेती की है उसका टेस्ट उन्हें मिल पाया। और उसकी प्रोडक्शन की जो क्वालिटी है और प्रोडक्शन की जो क्वांटिटी है वो भी 2 एकड़ से ज़्यादा मिल पाई। तो दोस्तों ये आप मान के चलना, आने वाले टाइम में सोलर प्लस फार्मिंग या सोलर प्लस हर्बल फार्मिंग का बिजनेस इतना ज़्यादा इंडिया में ग्रोथ होने वाला है। अगर हमारी इंडियन गवर्नमेंट फॉरेन की गवर्नमेंट की तरीके से अगर इसके ऊपर सब्सिडी आने वाले टाइम में देने लग जाए तो ये बिजनेस इतना सक्सेसफुल फार्मर्स के लिए, बिजनेस डेवलपर्स के लिए, लैंड ओनर्स के लिए सोने पर सुहागा होगा कि एक तीर से हम 2 निशाने कर पाएंगे। तो दोस्तों एक चीज़ और देखी गई है, जब हम सोलर पैनल के नीचे फार्मिंग कोई भी करते हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग या हम कह सकते हैं केस स्टडी के अकॉर्डिंग हमने ये देखा है कि जब कम सनी डे होते हैं उसके अंदर जो उस क्वालिटी बन पाती है, उस वेजिटेबल की कह सकते हैं या उस फ्रूट की कह सकते हैं, जब ज़्यादा सनी डे होते हैं उसके मुकाबले कई बार वो क्वालिटी लोअर साइड में आ जाती है, क्योंकि कम सनी डे के अंदर होगा क्या, उसको प्रॉपर तरीके से पैनल को भी फोटोसिंथेसिस, पैनल को भी फोटोवोल्टिक रेज नहीं मिल पा रही, इसी तरीके से उस पौधे को भी नहीं मिल पाएगी और वो पौधा अपने आप अपनी ग्रोथ को कम कर लेगा। लेकिन अगर हम बात करें ज़्यादा हॉट एरिया की, अगर हम बात करें ज़्यादा उपजाऊ ज़मीन की, जिस एरिया के अंदर उपजाऊ ज़मीन है और उस सब स्टेशन के अंदर हमारी डिमांड है, हम उसमें एनर्जी को, हम उसके अंदर इलेक्ट्रिसिटी को बनाकर गवर्नमेंट को दे सकते हैं, उन एरिया के अंदर, जिस एरिया के अंदर पानी की भी कमी है, उस एरिया की बात करें तो ये बिजनेस आने वाले टाइम में 100% सक्सेसफुल होने वाला है और उन एरिया के लिए बहुत बड़ा वरदान साबित होने वाला है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा गर्मी रहती है, ज़्यादा सनी डेज होते हैं, गर्मी ज़्यादा रहती है और पानी नहीं है। इंडिया में बहुत सा एरिया, हरियाणा, पंजाब, अगर हम बात करें राजस्थान का एरिया ऐसा है जिसके अंदर पानी की भी दिक्कत है, सनी डेज बहुत अच्छे हैं, सन की जो रेज हैं वो बहुत अच्छे तरीके से, उनकी रेज की डायरेक्शन बहुत अच्छी है, तो उसके अंदर सोलर पैनल तो अपनी एफिशिएंसी के अकॉर्डिंग उसको बिजली बनाकर देंगे ही, और उसके साथ साथ जो हम पौधा, जो हम वेजिटेबल, जो हम फ्रूट वहाँ लगाएंगे, जो लो हाइट का फ्रूट लगाएंगे जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा शेडो की, जिसके अंदर ज़्यादा से ज़्यादा फोटोवोल्टिक रेज की ज़रूरत नहीं होगी, वो पौधा ज़्यादा ग्रोथ करेगा और उसके पैसे किसान को मंडियों में बेचकर इतने ज़्यादा वसूल होने वाला है कि वो आने वाले टाइम में 25 साल तक के लिए बिजली भी सेल करेगा और 25 साल तक के लिए अपनी खेती को भी एज इट इज़ बनाए रखेगा, जिसकी वजह से उसको 2 से 3 बेनिफिट एक्स्ट्रा होने वाले हैं और हमारा इंडिया का किसान बहुत ज़्यादा प्लस में आ जाएगा। और इंडिया किसान, हमेशा हम ये कहते रहते हैं कि वो अपनी एक्चुअल फसल का फ़ायदा नहीं उठा पाता है और अपनी एक्चुअल फसल को बेचने के बाद भी जो उसमें उसने खर्च किया है, जो उसने अपने खून पसीने की मेहनत लगाई है, उसको उसका आउटपुट नहीं मिल पाता। तो इस तरीके से आप सोलर पैनल और प्लस फार्मिंग को मिलाकर अपने बिजनेस को 3 गुना इंडिया के अंदर कर सकते हैं। ये कॉन्सेप्ट जर्मनी की कंपनी ने दिया है। दोस्तों उसका टेम्परेचर, जिस सोलर पैनल के नीचे आप ये कोई भी रसबेरी की या मशरूम की खेती या स्ट्रॉबेरी की खेती आप करने वाले हैं, तो आप देखेंगे वहाँ का टेम्परेचर भी अपने आप मेंटेन हो जाएगा, क्योंकि जो पौधा वाटर का इवेपोरेशन करेगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस के थ्रू, पानी की तो बचत करेगा वो पौधा, उसके साथ साथ वो पैनल के नीचे का एनवायरनमेंट को ठंडा कर देगा। पैनल का नीचे का एनवायरनमेंट ठंडा होने की वजह से हम हमेशा पढ़ते आए हैं कि सोलर पैनल में जितना ज़्यादा टेम्परेचर लो होगा, जितना ज़्यादा एनवायरनमेंट का टेम्परेचर लो होगा और जितना ज़्यादा सनी डे होगा, उतनी ही ज़्यादा वो प्रोडक्शन कर पाएगा। उसके अलावा पौधे को जब डायरेक्ट लाइट मिल पाएगी उस टाइम पे पौधा अपनी ग्रोथ भी कर पाएगा और ग्रोथ करने के साथ साथ
हमें उसके मार्केट में एक्चुअल प्राइस मिल पाएंगे और उस फसल का फ़ायदा मिल पाएगा। अगर आप जानना चाहते हैं कि आने वाले टाइम में किस तरीके से हमारी इंडियन गवर्नमेंट इस सोलर प्लस फार्मिंग बिजनेस को आने वाले टाइम में डेवलप करने जा रही है और किस तरीके से इसके ऊपर सब्सिडियां प्रोवाइड करने जा रही है, कौन से स्टेट में हमारी गवर्नमेंट ने इसके ऊपर सब्सिडी डिक्लेयर की है, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।